हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, हाल फिलहाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है जो हो सकता है कि बहुत सारे छात्रों को पता भी ना हो, लेकिन है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में, और वो है IMF और उसकी ऋण देने की प्रक्रिया। यानी कि IMF किस प्रकार से लोन देता है और क्यों लोन देता है, कैसे लोन देता है, ये एक मुद्दा इस समय चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने IMF के साथ एक डील साइन की और उसके थ्रू उसको लगभग $20 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, ये चर्चा में रहा है और अभी रिसेंट की ही घटना है। इसीलिए मुद्दा आया कि हम आखिर ये बेल आउट पैकेज या ये सब चीजें होती तो हैं, लेकिन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आइए इसके बारे में विस्तृत तौर पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि IMF किस तरीके से, किस प्रकार से ऋण देता है, क्या करता है। ठीक है ना। इससे सबसे पहले तो आप लोग ध्यान सुनिएगा कि स्टडी IQIAS आप लोगों के लिए 2026-2027 को टारगेट करते हुए फाउंडेशन इवनिंग बैच लॉन्च कर रहा है, P2I बैच, जिसमें आप लोग 11 तारीख से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तारीख से बैच की शुरुआत होगी और इसके अंतर्गत आपकी सभी चीजें इंक्लूड होंगी, यानी कि आपके प्री और मेंस की फाउंडेशन क्लास भी और प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस भी, टेस्ट सीरीज भी, सारी चीजें। प्लस आप लोगों के लिए इसमें मटेरियल की प्रॉब्लम भी सॉल्व, यानी कि इसमें कंप्लीट मटेरियल यानी क्लास की PPT, क्रक्स और बुक्स और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल वो भी आपको साथ के साथ मिलेगा। आपको बाहर से कुछ नहीं करना। तीसरी चीज, इसमें मेंटरशिप की पर्सनल गाइडेंस, डुअल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एक मेंटरशिप होगी जो आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा वो, और दूसरा मेंटरशिप होगी जिसको फैकल्टीज के थ्रू यानी कि मेरे थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि डुअल मेंटरशिप की आपको फैसिलिटीज इसमें मिल रही हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि इसके अलावा तैयारी करते करते आपकी सहायता करने के लिए प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। साथ के साथ मंथली टेस्ट में आप टॉप करने पर 11,000 रुपए प्राइज मनी और प्री पास करने पर पूरी फीस रिफंड, ये सब कुछ है। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो है ही। और इन सब की फीस तो आपकी सोचिए लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मेरे गाइडेंस में रहते हुए MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट होकर के ये फीस पड़ जाएगी मात्र 33,999 रुपए। यानी कि लाखों रुपए की फीस, मटेरियल जिसकी कीमत ही आपके लगभग 15-20 हजार रुपए पड़ जाती है, वो सब मिला करके आपको ये रहा। तो सोचिए, घर बैठ करके आप तैयारी करेंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो इसके लिए तो मनोज सर तो हैं ही आपके साथ में। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं IMF की मुद्रा प्रणाली हाल फिलहाल में चर्चा में रहने का कारण। नंबर 1, पहला चर्चा में रहने का कारण है अप्रैल में अर्जेंटीना को $20 बिलियन पैकेज की घोषणा ठीक है ना, एक। और अप्रैल 2025 में, और दूसरी इससे पहले घटना हुई थी 2023 में, वो थी आपकी बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी आपके IMF से लोन अप्लाई किया था, लोन लिया था, और वो था आपका कितना, $4.7 बिलियन का। तो ये 2023 की, और ये अभी हाल फिलहाल में अप्रैल में आपके अर्जेंटीना की। ठीक है ना। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं, उन्होंने अपने देश की आर्थिक सुधार योजनाओं को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास मुद्रा का संकट और कर्ज भी काफी ज्यादा था। तो इस तरह के मुद्रा के संकट और कर्ज से बाहर निकल करके सुधार को आगे लेके जाना चाहते हैं अर्जेंटीना में। इसलिए उन्होंने इतने पैकेज की अपनी डिमांड की थी IMF से। IMF ने इसके लिए एक समझौता कर लिया है। बात ये आती है कि आखिर IMF यह कैसे करता है, किस तरीके से करता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानें कि आखिर IMF की पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1944 में 1944 में आपकी एक
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के गठन को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब यूरोप के संकट का समाधान करने की कोशिश की गई, यूरोप के पुनर्गठन को लेकर के एक विश्व व्यवस्था बनाने की बात की गई, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को लेकर के एक मीटिंग हुई थी कि भाई हम इन देशों के विकास के लिए और सारी चीजों के लिए हम दो संस्थानों का गठन करना चाहिए। तो उस समय पर आपकी वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ को लेकर के गठन की चर्चा हुई और इन दोनों की आपके 1945 में इनका गठन हुआ, दोनों का गठन हुआ, ठीक है ना। और यह मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड्स में। ये तो आप जानते ही हैं, ब्रेटन वुड्स, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि दोनों का गठन एक साथ हुआ और इन्होंने 1946 में काम करना शुरू कर दिया, कार्य शुरू किया था। दोनों ने, यह ध्यान रखिएगा, एक साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन बात आती है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन का जो कंसेप्ट था वो डिफरेंस है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का जो कंसेप्ट है जिसे हम आईबीआरडी भी कहते हैं, उसका जो मूलभूत कंसेप्ट है वो ध्यान रखिएगा, ये है देश के विकास के लिए ऋण देता है, देश के विकास हेतु ये ऋण देता है, यानी कि एक प्रकार से उनकी सहायता करता है, यानी कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, पूरे देश के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड कराता है। बाकी अन्य चीजें भी हैं जो है। और आईएमएफ जो गठन हुआ था, इसका जो मूलभूत उद्देश्य था वो था आपके जो विदेशी व्यापार का संकट होता है, भुगतान संतुलन का जो संकट होता है, भुगतान संतुलन, और आपके विनिमय दर का जो संकट होता है, विनिमय दर, यानी कि ऐसी दर, वो दर जिस पर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रुपए को डॉलर में किस रेट पर कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज द एक्सचेंज रेट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, आयात निर्यात का संतुलन, यानी कि कितना आयात हो रहा है कितना निर्यात हो रहा है उसका संतुलन करना, यानी कि अगर इसमें कोई घाटा है आईएमएफ को उसको लेकर के, तो वो इसमें सहायता कर सकता है। इसके लिए इसकी सहायता के लिए यह ऋण प्रोवाइड कराता है, ऋण देता है मूलतः, ध्यान रखना। तो ये दो अलग अलग उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था, ठीक है ना। अब बात आती है कि यह आखिर ऋण किस तरीके से देता है, किस प्रकार से देता है, इसको हमको समझने की जरूरत है। इसका मतलब हो गया कि अर्जेंटीना, ब्राजील, 1991 में आप जानते हैं कि भारत की कंडीशन क्या थी, भारत में भी आर्थिक संकट की स्थिति थी। तो कैसे और किस प्रकार से ऋण देता है, तो आप लोग जानते होंगे, जनरली दो चीजें स्टूडेंट जानते हैं, एक एसडीआर और एक आरटीपी। एसडीआर बोले तो विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और दूसरा आरटीपी बोले तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इन दो के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा और आपको जानने की जरूरत होती है। तो आईएमएफ जो प्रक्रिया है ये दो तीन चीजों के लिए आपको देता है, एक देश की आर्थिक स्थिरता और दूसरा भुगतान संतुलन के लिए। ध्यान रखना, ऋण क्यों देता है, क्यों देता है? दो चीजें, एक देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए और भुगतान संतुलन के संकट के लिए। संकट के लिए हेतु, यानी कि इसका समाधान करने के लिए यह दिया जाता है। लेकिन लोन कैसे देता है, किस प्रकार से देता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, दो तीन चीजें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया होती है सबसे पहली कि एक देश, जो कोई भी देश है, देश ए, एक नाम, देश ना ए नाम का एक देश है, या अर्जेंटीना कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, एक देश है ए, ये क्या करता है, ये आईएमएफ से ऋण मांगता है, ऋण की मांग करता है। बोले कि मुझे ऋण दे दीजिए। बोले ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन क्या
आपने मांगा और आईएमएफ ने दे दिया, ऐसे कर देता है? जी नहीं, बल्कि अब इसके बाद कंडीशन यह होती है आईएमएफ की टीम, ये ध्यान रखिएगा, टीम उस देश की सर्वे करती है, सर्वे पूरा का पूरा सर्वे करती है, उसका विश्लेषण करती है, पूरी अर्थव्यवस्था का, आर्थिक स्थिति का सर्वे। किसका? उसकी देश की आर्थिक स्थिति का, कि जितना ये मांग रहा है इसको अचानक ऐसे पूरा दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या क्या देखती है? वो देखती है इसमें उसकी जीडीपी, उसका व्यापार घाटा कि कितना घाटा है, वो देखती है, उसका बजट घाटा देखती है कि बजट में कितना घाटा है, ठीक है ना। और क्या देखती है? उसकी मुद्रा की स्थिति को देखती है, मुद्रा की स्थिति को देखती है कि मुद्रा की पोजीशन क्या है विश्व में और अन्य देशों में, ठीक है ना, करेंसी। उसके अलावा देखती है उसके ऊपर कितना विदेशी ऋण है, ठीक है ना। यानी कि ये सारी चीज देखती है, साथ के साथ देखती है उसकी भुगतान करने की क्षमता, कि ये कैसे कर पाएगा, किस प्रकार से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किस तरीके से कर पाएगा। तो इन सारी चीजों का सर्वेक्षण, विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण करने के बाद फिर कहती है आईएमएफ कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं, जो आपने मांगा उतना नहीं, लेकिन हम इतना दे सकते हैं और इतने में आपको काम चलाना चाहिए, ठीक है ना। नंबर एक। दूसरा, इसके बाद सेकंड पोजीशन क्या आती है प्रक्रिया के अंतर्गत? तो ये तो हो गया आपका विश्लेषण। उसके बाद आईएमएफ की शर्तें लगती हैं। आईएमएफ ऐसे ही लोन नहीं देती, आईएमएफ अपनी शर्तें रखती है, शर्तें रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आईएमएफ कंडीशनलिटी कहा जाता है। कंडीशनलिटी यानी कि उसकी शर्तें होती हैं, और शर्तें क्या क्या होती हैं वो ध्यान रखिएगा। नंबर एक, कि भाई आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे कुछ चीजें फॉलो करने होंगी। जैसे आपको सब्सिडी कम करनी होगी, जो आप फालतू का पैसा आम जनता को बांटते हो, सब्सिडी कम करना, बोले कि इसको कम करना होगा। भाई पैसा बचाओगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था को लागू होगा। दूसरा, प्रशासनिक जो खर्च है यानी कि सरकारी खर्च, इनको कम करना, इसको कम करना। तीसरा, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको टैक्स में सुधार करना, हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मुद्रा की जो कीमत है, मुद्रा की कीमत बोले आप तय नहीं करोगे, मुद्रा की कीमत को बाजार पर निर्भर करना, बाजार पर छोड़ना, बोले बाजार देख लेगा, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग उसके प्राइस को मैनेज होने दीजिए। और चौथा, हम कह सकते हैं निजीकरण को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों को मौका दीजिए, विदेशी निवेश को बढ़ावा दीजिए, विदेशी निवेश को बढ़ावा दीजिए जिससे कि रोजगार सृजन हो सके, विदेशी निवेश वगैरह। यानी कुल मिलाकर के ऐसी सारी चीजें 1991 में भारत के समक्ष भी रखी गई थी। इस तरह की शर्तें वो रख देता है सामने, और इससे बाकायदा एक एग्रीमेंट कराता है। क्या कराता है? एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोन देता है, लोन वो भी आपके, सोचिएगा कैसे देता है, एक बार में नहीं देता कि या लो, नहीं, बल्कि लोन किस्तों में देता है, किस्तों में देता है, लोन को पार्ट्स में देता है। और वो क्यों देता है? यानी कि प्रत्येक किस्त से पहले, अगली किस्त, प्रत्येक किस्त से पहले वो सुधारों की जांच करता है, सुधारों की जांच करता है। समझ लीजिएगा, पहला लोन तब वो तब देगा, अब पहला एग्रीमेंट पहला दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपको पहला जो पार्ट है, पहली किस्त आपको दे देगा ईएमआई के तौर पर। फिर आप देखेगा कि आप सुधार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसकी जो प्रोग्रेस है वो प्रॉपर तरीके से ठीक ठाक है तो फिर अगली किस्त दी जाएगी, अन्यथा रोक दी जाएगी। और ये समय समय पर उसकी खुद की टीम उसका सर्वे करती है, खुद का विश्लेषण करती है, वही इसकी रिपोर्ट जारी करती है, सारी चीजें होती हैं, तब जाकर के होता है। और उसमें भी
आपके जो लोन होते हैं, ये लोन भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। लोन के भी प्रकार हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लोन दे दिए जाते हैं। देखिए, आपका एक लोन है स्टैंड बाई अरेंजमेंट कहते हैं इसको, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, यानी कि SBA, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। ये क्या होता है? स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि इसको ये होता है शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये किसी भी ऐसी कंडीशन के लिए जो भुगतान संतुलन के लिए समस्या है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या के लिए, समस्या हेतु दिया जाता है। ये रहा। और ये मध्यम आय वाले देशों को दिया जाता है, ठीक है ना। एक होता है एक्सटेंडेड फंड, विस्तारित फंड सुविधा, ETF कहते हैं, एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, विस्तारित व्यापार सुविधा, फंड सुविधा कह सकते हैं, EFF फंड फैसिलिटी सुविधा। यह दीर्घकालिक होता है, मध्यम से लेकर के दीर्घकालिक तक, दीर्घकालिक तक, मध्यम से लेकर के दीर्घकालिक तक ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और ये होता है बड़े सुधारों के लिए, बड़े सुधारों हेतु दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक रहता है आपका रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, RFI। यह किस लिए होता है? इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सहायता हेतु, अचानक इतना चाहिए, तुरंत चाहिए, तो उसके लिए कभी कभी यह दिया जाता है, इमरजेंसी में तुरंत पैसा देने के लिए। और एक होता है गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन और विकास ट्रस्ट होता है, पॉवर्टी रिडक्शन डेवलपमेंट ट्रस्ट। ये रहा गरीबी उन्मूलन के लिए, डेवलपमेंट ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। PRGT ग्रोथ ट्रस्ट या डेवलपमेंट ट्रस्ट कह सकते हैं, GT भी कह सकते हैं, ग्रोथ ट्रस्ट भी कह सकते हैं, PRGT। यह क्या होता है? यह गरीब देशों की गरीबी को दूर करने के लिए रियायती शून्य ब्याज पर दिया जाता है। यह गरीब देशों को देते हैं, गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ऋण देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें दी जाती हैं, ऐसे ही नहीं दी जाती, यानी बाकायदा इसकी शर्तें लगती हैं, सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। अब इनमें से जो मैं बात कर रहा था SDR और RTP, विशेष आहरण अधिकार, ये तो एक प्रक्रिया है। अब आप विशेष आहरण अधिकार के माध्यम से भी ले सकते हो, RTP के माध्यम से भी ले सकते हो। विशेष आहरण जो अधिकार होता है, जिसे हम SDR कहते हैं, वो बेसिकली प्रत्येक देश का अपना IMF में एक कोटा होता है, जिसको IMF खुद कोटा फिक्स कर देता है कि भाई आपको इतना हम और दे सकते हैं, वो भी विश्व अर्थव्यवस्था में आपके योगदान के हिसाब से। और ये सशर्त बिद ब्याज आपको ऋण दिया जा सकता है, उसमें फिक्स है, आप इतने का कोटा आपके पास है, इतने SDR हैं, जिसे हम कागजी सोना भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो फिक्स रहता है। कोटा दे दिया कि भाई इतने करोड़ डॉलर का या इतने बिलियन डॉलर का आपका ये कोटा फिक्स हो गया है, तो इसको आप जब चाहो तब बना सकते हो, उसमें विदेशी मुद्रा में और घरेलू मुद्रा में उसको कन्वर्ट करके अपना पैसा लेके जा सकते हो, लेकिन आपको ब्याज लगेगी। ये SDR का है। ये विश्व अर्थव्यवस्था में आपके योगदान के अनुसार IMF समय समय पर आपके कोटे का निर्धारण कर देती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? देश को तुरंत लिक्विडिटी मिल जाती है, तुरंत पैसा मिल जाता है, इससे अपने देश में सहायता मिल जाती है। अब चाहे वो आप विदेशी करेंसी में ले सकते हो या अपनी घरेलू मुद्रा में भी ले सकते हो, दोनों में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है RTP, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या होता है? यह दिया जाता है किस आधार पर? जिस आधार पर जो देश IMF में अपना योगदान देता है, विश्व अर्थव्यवस्था में नहीं, उसमें जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करता है, IMF को पास पैसा जमा करता है, उसके विकास में योगदान देता है, उसी के अनुसार यह पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी विदेशी मुद्रा में और स्थानीय मुद्रा में, इसका एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में और एक हिस्सा आपके स्थानीय मुद्रा में आपको मिल सकता है। और ये आपको कंडीशन यह है कि RTP में आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती, शर्तें भी कठोर नहीं होती, तुरंत चाहो तब उसको कन्वर्ट करके लेके आ सकते हो। SDR में
आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ये कोटा फिक्स होता है आईएमएफ के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान के आधार पर, ठीक है ना। और आरटीपी आप आईएमएफ में आपने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ उसके आधार पर आपका कितना हिस्सा है, ठीक है ना। और इसको आप बिना निगोशिएशन के जब चाहो तब कन्वर्ट करके लेके आ सकते हो। ये दो चीजें हैं, तो उनके बिहाफ पे भी आप एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो। वो तो दो चीजें अलग हैं। और इसीलिए एसडीआर को, आरटीपी को हम विदेशी मुद्रा भंडार में अपना हिस्सा मान करके चलते हैं। ये लोन उसका अलग है, उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हो और बिना उसके भी आप लोन ले सकते हो। ध्यान रखना, इसका मतलब आईएमएफ केवल एसडीआर और आरटीपी के आधार पर लोन नहीं देता है, बल्कि अन्य चीजों के आधार पर भी लोन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी आईएमएफ की लोन की प्रक्रिया और क्यों और कैसे दिया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी को ढंग से कंसेप्चुअली पूरा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मजा आता है बशर्ते कि आप ढंग से पढ़े तो, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं कि मैं स्टडी आईक्यू में हिस्ट्री ऑप्शनल, जीएस और इकोनॉमी मैं दोनों पढ़ाता हूं, और बाकी सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। और हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप। 15 अप्रैल तक इस बैच में एडमिशन की कैपेसिटी है, मतलब लिमिटेशन है। और इसमें जो मेरा टारगेट है कि कम से कम 300 प्लस नंबर आपको मैं दिलवाऊं। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। MK लाइव कोड के साथ में इस बैच को डिस्काउंट फॉर्म में 14,999 रुपए में इस समय बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कनेक्ट कर लीजिएगा, ये रहे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन कोड MK लाइव लगाना मत भूलना और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।